साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा की भाग 23 में आपने सुना कि आल्हा और उदल को राजा परिमाल ने किस तरह से अपने राज्य महोबा से निकाल दिया। वहां से निकलने के बाद आल्हा उदल अपने पूरे परिवार के साथ कन्नौज गए और कन्नौज के राजा जयचंद से मिलकर कन्नौज में ही निवास करने लगे और कन्नौज के राजा जयचंद के दरबारी बन गए और दरबार में बैठने लगे। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीता, परंतु उसके बाद एक और युद्ध की दस्तक आल्हा उदल के मौजूदगी में कन्नौज के राजा जयचंद के सामने आ पहुंची। साथियों, कहा जाता है कि वीरों के जीवन में कठिनाइयां खुद ब खुद आ जाते हैं और एक योद्धा होने के नाते उस कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। यही वीरों की पहचान भी है। तो ऐसी कौन सी मुसीबत कन्नौज पर आ पड़ी जिसके वजह से आल्हा उदल को एक बार फिर साबित करना पड़ा कि वह एक अच्छे इंसान के साथ साथ महान योद्धा भी हैं। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही अपील कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, बंगाल के कामरू राज्य के बूंदीगढ़ के राजा गंगाधर की एक पुत्री थी कुसुमावती। जब वह सयानी हुई और अपने उम्र के 16वें साल में उसने कदम रखा तो राजा गंगाधर को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसके बाद रानी और अपने मंत्रियों साथ में सगे संबंधियों के राय मशवरे के बाद कुसुमावती के शादी का टीका सजाया गया और राजा ने अपने बड़े पुत्र राजकुमार जवाहर सिंह को नाऊ और पंडित के साथ टीका लेकर वर तलाश करने के लिए भेज दिया। नाऊ और पंडित राजकुमार के साथ टीका लेकर सबसे पहले दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने उनसे कहा कि यहाँ पर कोई भी विवाह करने योग्य नहीं है। यहाँ पर सबका विवाह हो चुका है, इसलिए हम टीका स्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद वे लोग पथरीगढ़, बौरीगढ़ होते हुए कई राज्यों में गए, लेकिन किसी ने भी टीका स्वीकार नहीं किया। तब राजकुमार जवाहर सिंह ने नाऊ और पंडित से कहा कि लगता है कोई भी टीका नहीं लेगा, अब हमें वापस चलना चाहिए। तब नाऊ और पंडित ने बताया कि अब हमें कन्नौज के राजा जयचंद के पास चलना चाहिए। वहां पर आल्हा उदल नए दरबारी बने हैं, अगर कोई टीका उठाने वाला होगा तो वहीं होगा। सबने मन बनाया और कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में जा पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही राजा जयचंद ने उन लोगों से आने का कारण पूछा। तब नाऊ और पंडित ने कहा कि बंगाल के बूंदीगढ़ के राजा गंगाधर की पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और हम उसके ही विवाह का टीका लेकर आए हैं। तब राजा जयचंद ने कहा कि हमारे राज्य में सबका विवाह हो चुका है, इसलिए यह टीका लेकर आप कहीं और जाइए, यहाँ पर यह टीका कोई नहीं लेगा। राजा जयचंद के जवाब से राजकुमार जवाहर सिंह का चेहरा उतर गया। नाऊ और पंडित भी बड़बड़ाने लगे कि लगता है धरती के सारे वीर मर गए हैं और राजकुमारी कुसुमावती को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। नाऊ और पंडित की बात सुनकर दरबार में बैठे उदल की सांसें तेज होने लगी और वह उठकर खड़े हो गए। तब राजा जयचंद ने उदल से पूछा कि क्या बात है, तुम उठकर खड़े क्यों हो गए। तब उदल ने कहा, महाराज, बैठा हो दरबारे खास माता देवला का लाल कोई, तो कैसे वहां से जा सकता है देकर जंग का ताल कोई। महाराज, स्वीकार कीजिए महाराज गंगाधर के इस पाती को और वक्त पड़े तो ढाल समझना वग उदल की छाती को। महाराज, इस नाऊ और पंडित की बात कोई भी वीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप गंगाधर का यह टीका स्वीकार कीजिए और लाखन को यह टीका चढ़वा दीजिए। लाखन के विवाह की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि गंगाधर की बेटी कुसुमावती का डोला कन्नौज में ही आएगा। तब राजा जयचंद ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा और टीका लाखन को चढ़ा दिया गया। लाखन कन्नौज के राजा जयचंद के अनुज रतिभानु का पुत्र था। उसके बाद राजकुमार जवाहर सिंह लाखन को टीका चढ़ाकर खुशी खुशी अपने राज्य बूंदीगढ़ चला गया। टीका नहीं लेने का सभी का कारण एक ही था कि बंगाल जादू के लिए प्रसिद्ध है। जानबूझकर मधुमक्खियों के छत्ते में कोई हाथ नहीं देना चाहता। राजा जयचंद ने भी यही सोचकर इनकार किया था। तो उदल ने कहा, टीका आया है, लाखन सुंदर है, जवान है, कुंवारा है, फिर टीका स्वीकार न करना हमारी राजपूती शान का अपमान है। अंततः उदल ने लाखन का टीका स्वीकार कर लिया।
पंडित को बुलवाकर टीका चढ़ा दिया गया। महलों में मंगलाचार होने लगे। विवाह फाल्गुन में होना तय करके जवाहर सिंह लौट गए। साथियों, निश्चित किया गया समय बहुत जल्द ही बीत जाता है। फाल्गुन की शिव त्रयोदशी का मुहूर्त निकला था। अपने व्यवहारी राजाओं की बारात लेकर आल्हा बूंदी जा पहुंचे। बूंदी के राजा गंगाधर को सूचना देने के लिए एप्पनवारी यानी शगुन की चिट्ठी लेकर रूपनवारी को भेजा गया। गंगाधर के दरबार में पहुंचकर रूपनवारी ने पत्र सौंपा और अपना नेग मांगा। उसका नेग ही था तलवारबाजी। रूपनवारी ने दरबार के 32 क्षत्रियों को घंटों तलवार चलाकर मौत के घाट उतार दिया। ये लड़ाई देखकर राजा गंगाधर डर गए। उन्होंने बल के मुकाबले अब छल को प्रबल माना। अपने दोनों पुत्रों जवाहर सिंह तथा मोती सिंह को भेजकर अकेले लाखन को ही मंडप में भेजने को कहा, वह भी बिना शस्त्रों के। तब आल्हा ने कहा, हमारा रिवाज है कि अकेला दूल्हा कहीं नहीं जाता, अतः उसके साथ एक नेगी या सहबल्ला अवश्य जाएगा। आल्हा ने नेगी की जगह पर उदल को भेज दिया। महल के द्वार पर पहुंचकर राजकुमारों ने कहा, मंडप में शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा बताकर उनके शस्त्र उतरवा कर रख लिए। मंडप में पहुंचकर पूजन कराने के स्थान पर दोनों भाइयों जवाहर और मोती सिंह ने धोखा किया और तलवारें खींच ली। अंदर और भी क्षत्रिय छिपे थे। सब एक साथ इन दोनों निहत्थे वीरों पर टूट पड़े। दोनों ने निहत्थे ही बहुत देर तक मुकाबला किया। थाली लोटा आदि से ही अपना बचाव किया और उसी से वार भी किया। फिर धोखे से ही दोनों को बांध लिया गया। बांधकर खंदक यानी गहरी खाई में कैद कर लिया गया। अब यह सूचना राजकुमारी कुसुमा को मिली तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह मौका देखकर रेशम की डोरी लेकर आधी रात को गई और उन्हें निकालने के लिए डोरी लटकाई तथा भोजन भी करने का आग्रह किया। तब उदल ने कुसुमा को समझाया कि हम चोरी से निकलने के पक्ष में नहीं हैं, यह हमारी शान के विरुद्ध है। यदि तुम कुछ कर सकती हो तो यह सूचना आल्हा के पास पहुंचा दो। राजकुमारी कुसुमा ने सवेरा होते ही पत्र लिखकर फूलों की डलिया में छिपाकर अपनी मालिन के द्वारा आल्हा के पास भेज दिया। मालिन पूछताछ करके आल्हा के तंबू में पहुंची और पत्र आल्हा को थमा दिया। पत्र पढ़कर आल्हा ने उसे पुरस्कार दिया और कुसुमा को भरोसा रखने का आश्वासन दिया। साथियों, उसके बाद आल्हा ने सभी सैनिकों को तुरंत रण के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। हाथी चढ़ने वाले अपने हाथियों पर चढ़ गए, कुछ घोड़ों पर सवार हो गए। सब ने अपने अपने हथियार संभाल लिए। उधर जवाहर सिंह और मोती सिंह ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया। जल्दी ही दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गई। आल्हा ने मोती से कहा कि तुमने गंगा जली कसम खाने के बाद भी धोखा किया है, अब मैं बूंदी को तहस नहस कर दूंगा। मोती सिंह ने बातों का जवाब तोपों के गोले दाग कर दिया। फिर आल्हा ने भी तोपों के जवाब में तोपें चलवा दी। लग रहा था गोले नहीं ओले बरस रहे थे। गोलियां ऐसे चल रही थी जैसे वर्षा की मोटी बूंदें चल रही हों। गोले गोलियों के बाद भाले और तलवारें चली। लाशें गिरने लगी, खून की नदियां बहने लगी। बूंदीगढ़ के सैनिकों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि कन्नौज की सेना पीछे होने लगी। तब आल्हा ने जाकर भगवती अंबिका का यज्ञ किया। भगवती से यह प्रार्थना की कि आज हम पर मुसीबत पड़ी है, यदि लाखन का ब्याह नहीं करवा पाए तो जग में हंसाई होगी। तब देवी की आभा ने कहा कि सिरसा से मलखान को बुलवाओ तथा महोबे से ब्रह्मानंद को बुलवा लो। उन दोनों के आने पर ही लाखन का विवाह संपन्न होगा। देवी के आदेशानुसार आल्हा ने मलखान और ब्रह्मानंद को पत्र लिखे और एक तेज गति वाले धामन को रवाना कर दिया। धामन महोबे पहुंचा और ब्रह्मानंद को पत्र दिया तो पत्र पढ़कर उसकी प्रतिक्रिया यही थी कि तब तो माता मल्हना ने इतना प्रयास किया पर आल्हा रुके नहीं, अब मैं भी क्यों जाऊं। ब्रह्मानंद का जवाब सुनकर धामन यानी पत्रवाहक फिर सिरसा गया तो मलखान को पत्र मिला तो उसका भी मन दुखी हुआ। उसने भी यही सोचा कि तब तो हमारी बात मानी नहीं, महोबे से निकले थे तो सिरसा में ही रह जाते, अब भुगतो अकेले ही। तभी मलखान की पत्नी गजमोती आ गई। मलखान ने जब उसे बताया कि पत्र आया है, उदल और लाखन दोनों बंदी बनाकर खंदक में डाल दिए गए हैं, आल्हा की सेना भी मर कट गई है, उन्होंने सहायता के लिए बुलाया है। तब रानी गजमोती ने कहा, यह सोचने का समय नहीं है, आप बिना एक पल की देर किए तुरंत जाओ और उनकी मदद करो। फिर रानी ने याद दिलाया कि जब तुम भी खंदक में पड़े थे तो उदल ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। जरा सी देर के कारण अगर उदल मारे गए तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे। गजमोती रानी की बात
मलखान की समझ में आ गई और उसने अपनी फौज को तैयार होने का आदेश दिया। मलखान सिरसा से चला तो सीधा महोबा पहुंचा। उसने यही बातें ब्रह्मानंद को समझाई तो उसने भी बूंदी जाने की तैयारी कर ली। दोनों माता मल्हना का आशीर्वाद लेने पहुंचे। माता ने भी दोनों को विजय का आशीर्वाद देकर विदा किया। उधर आल्हा ने ढेबा से विचार विमर्श किया कि सेना का 3/4 भाग समाप्त हो गया है। अब या तो 1/4 जो सेना बची है उसको भी कटवा दे और यहीं हम भी खप जाएं, या दूसरा विकल्प है कि लौट जाएं तथा फिर और सैनिकों को लाकर आक्रमण करें, क्योंकि मलखान और ब्रह्मानंद तो आए ही नहीं। फिर यही तय हुआ कि लौट ही चलें। अतः सेना को वापसी का रुख करने का आदेश दे दिया। फिर आल्हा सेना लेकर थोड़ी ही दूर चले तो उधर से बड़ी भारी सेना को आता देखा। दुश्मनों की सेना समझकर आल्हा ने ढेबा को आक्रमण का आदेश दिया ही था कि तभी किसी ने मलखान के पहुंचने की सूचना दे दी। ढेबा ने तुरंत आदेश रुकवाया और आल्हा को सूचित किया। फिर थोड़ी ही देर बाद ब्रह्मा और मलखान पहुंच गए। दोनों ने आल्हा को प्रणाम किया। आल्हा ने दोनों को गले लगाया। उसके बाद अब युद्ध की नीति इस प्रकार बनाई गई। बूंदी पर उत्तर की ओर से ढेबा को आक्रमण के लिए मोर्चा लगाने को कहा। जब बूंदी की फौजें आगे बढ़े तो आप धीरे धीरे पीछे हटते जाना। फिर उधर दक्षिण से मलखान की फौज आगे बढ़ेगी। इसी युद्ध नीति से काम लिया गया। बूंदी के जवाहर सिंह और मोती सिंह दोनों भाई उत्तर की ओर युद्ध को निकले। युद्ध शुरू हो गया था। तय नीति के अनुसार ढेबा ने अपनी सेना पीछे हटानी शुरू कर दी तो बूंदी की फौजें आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर दक्षिणी फाटक को मलखान ने तोपों की मार से तोड़ दिया और किले में प्रवेश कर गए। तब रंग महल से रानी आई और बोली कि महिला पर वार मत करना। इस पर मलखान ने भी कहा, आप मेरी माता के समान हैं, आपको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप केवल यह बतला दो कि उदल और लाखन कहाँ कैद हैं। तब रानी ने बता दिया कि महल के नीचे ही एक खंदक है, उसी में दोनों पड़े हैं, उन्हें जल्दी निकाल लो। फिर मलखान ने वहां पहुंचकर सभी पहरेदारों को मार गिराया और उदल से बोला कि भैया बाहर निकल आओ, मैं और ब्रह्मानंद महोबा से आ गए हैं। तब उदल ने बताया कि उसका शरीर बंधा है और वह घायल है, बाहर कैसे आए। तब मलखान ने अपने विवाह की याद दिलाई और उदल को अपना बल याद दिलाया। तब उदल ने जोर लगाया और बंधन तोड़कर बाहर आ गया। उदल ने ब्रह्मानंद को प्रणाम किया। फिर चारों गले मिले। लाखन का शरीर बहुत घायल था, अतः पालकी में दोनों यानी उदल और लाखन को बिठाकर डेरे के लिए रवाना कर दिया। वहां दोनों की मरहम पट्टी कर दी गई। अब पश्चिम से सैयद और पूर्व से ब्रह्मानंद ने आक्रमण किया। मलखान तो दक्षिण से भीतर घुस ही चुका था। बूंदी को चारों दिशाओं से घेर लिया गया। तब ब्रह्मानंद के सामने मोती सिंह पहुंचा और मोती सिंह ने तीर चलाया। ब्रह्मा उसे बचा गया। फिर मोती ने तलवार का वार किया। ब्रह्मा ने ढाल अड़ा दी, जिससे मोती की तलवार टूट गई। ब्रह्मा ने आगे बढ़कर मोती को ढाल से धक्का दिया और गिरा दिया, फिर बंदी बना लिया। जवाहर ने मोती को बंधन में देखा तो आगे बढ़कर ब्रह्मा पर वार कर दिया। तभी मलखान बीच में आ गया। जवाहर ने मलखान पर तलवार का वार किया तो ढाल अड़ाकर उसने रोकी तो तलवार की मूठ ही हाथ में रह गई। मलखान ने ढाल की मार से गिराकर जवाहर सिंह को भी बंदी बना लिया। जब दोनों बेटे बंदी बना लिए गए तो राजा गंगाधर ने हाथी आगे बढ़ाया। अब वह मलखान पर जादू चलाने लगा, परंतु जादू मलखान पर कोई असर नहीं कर रहा था। तब मलखान ने स्वयं कहा कि पुष्य नक्षत्र में जन्मा हूँ, मेरी कुंडली में 12वें घर में बृहस्पति हैं, जादू मुझ पर असर नहीं करता। फिर मलखान ने आल्हा से कहा कि राजा गंगाधर से तुम भिड़ जाओ। आल्हा ने अपना हाथी आगे बढ़ाया और गंगाधर को ललकारा। गंगाधर ने भाला मारा। आल्हा ने दाएं हटकर चोट बचा ली। फिर गंगाधर ने आल्हा के हौदे की रस्सी काट दी, पर आल्हा गिरने से बच गए। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तब मौका पाकर आल्हा ने गंगाधर को भी बांध लिया। जब गंगाधर और उनके बेटे कैद हो गए तब गंगाधर ने खुशामद करते हुए कहा कि महोबा वाले बनाफर सब वीर हैं, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। अब मेरे दोनों लड़कों को रिहा कर दो, मैं अभी अपनी पुत्री की भंवर डलवाने की प्रबंध करता हूँ। गंगाधर की बात मानकर वीर मलखान ने उसके दोनों बेटे मोती और जवाहर को छोड़ दिया। गंगाधर को भी आजाद कर दिया गया। गंगाधर ने पंडित को बुलवाकर मंडप में चौक पुरवाया। फिर मोती और जवाहर बेटों को बुलाकर कहा कि कमरों में सूरवीरों को बुलाकर छिपा दो, फिर महोबे वालों को बुलवा लो। जैसे ही आ जाए दरवाजा बंद करके सबके सिर कटवा लेना। मोती ने जाकर बारात में राजा जयचंद्र से मुलाकात की और घर के लोगों को मंडप में चलने को कहा।
वहां सब तैयारी हो चुकी थी। लाखन के पास कुसुमा को भी बिठा दिया गया। पंडित ने गौरी गणेश पुजवाए, परंतु अचानक गंगाधर ने कोई संकेत किया और छिपे सैनिक बाहर निकल आए। चारों ओर से मारामारी होने लगी, पर महोबा वाले वीरों ने सारे सैनिकों को मार गिराया। फिर तो गंगाधर को कन्यादान करना ही पड़ा। विधिवत भंवर पड़ गई, पर गंगाधर ने कहा कि विदाई तो हम 1 साल बाद करेंगे। परंतु रानी ने गंगाधर से आग्रह करके कुसुमा को पूरे दान दहेज के साथ विदा करवाया। इसके पश्चात भोजन करवाकर लाखन को मोहनमाला पहनाकर विदा कर दिया गया। बारात डोला लेकर चली और कन्नौज पहुंची। महलों में समाचार पहले ही भेज दिया गया था। स्वागत की तैयारियां पहले ही हो गई थी। मंगलगान होने लगे। रानी तिलका ने आरती करके लाखन और कुसुमा का स्वागत किया। ब्रह्मा और मलखान विदा लेकर महोबा और सिरसा को चले गए। आल्हा, उदल और ढेवा अपनी नगरी को चले गए। इस प्रकार लाखन राणा का विवाह लाखों में एक ही संपन्न हुआ। तो साथियों, आशा करता हूं कि आल्हा उदल का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। इसके पहले की कहानी जानने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।